आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। शाम 4 बजे के बुलेटिन में बहुत स्वागत आप सभी का। शाम 4 बजे 4 का चौका में आज की 4 बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं जो दिन भर से सुर्खियों में छाई हुई हैं। इसके अलावा और तमाम ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट भी इसी बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। तो जो सबसे पहली खबर है वो बरेली के बवाल से जुड़ी हुई है। बरेली के बवाल का बंगाल कनेक्शन क्या है आखिर? उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए बवाल के मामले में पुलिस ने अब तक 73 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में मौलाना तौकीर रजा और उसके वो गुर्गे भी शामिल हैं जो कि इस पूरे बवाल में शामिल हुए। बरेली बवाल में एक और खुलासा हुआ है। पुलिस और खुफिया अमले ने पहले ही अंदेशा जताया था कि बरेली में उपद्रवी दूसरे जिलों या फिर राज्यों से आए थे। इसकी तस्दीक उपद्रवियों की गिरफ्तारी के बाद हो गई है। कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को कुल 14 उपद्रवी गिरफ्तार किए। इनमें से 2 बिहार के रहने वाले हैं, यानी बिहार से भी कनेक्शन सामने आ रहा है। और कहां से पहुंचे थे आगे बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर डर्टी बाबा की गंदी बात से जुड़ी हुई है। स्वामी चैतन्यानंद के मोबाइल फोन से अश्लील चैट सामने आई हैं। इन चैट्स में लड़कियों को गंदे मैसेज भेजने और देह व्यापार के लिए मजबूर करने के आरोप हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि चैतन्यानंद छात्राओं से रात बेरात पूछता था कि वो कहां हैं, क्या कर रही हैं। उसकी चैट्स में बेबी और डॉल जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल था। शेख के लिए वो पार्टनर ढूंढने की बात भी करता था और कहता था तुम्हारी कोई सहेली है क्या या कोई जूनियर है क्या। साथ ही जब वो कहती थी कि मैं सोने जा रही हूं तो वो खुद के साथ सोने के लिए भी लड़कियों से पूछा करता था। ये सब कुछ चैट में है, यानी एक एक सबूत है अब जो पुलिस के हाथ लग गया है। तीसरी बड़ी तस्वीर है बिहार से जुड़ी हुई। बीजेपी का प्लान बिहार सामने आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी चुनावी रणभूमि में नया प्रयोग करने की तैयारी में है। सूत्र ये बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को अहम फीडबैक मिला है और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जल्द ही बड़ा फैसला लेने वाला है। बताया जा रहा है कि पार्टी इस बार केंद्रीय और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को सीधे मैदान में उतार सकती है, यानी गुंजाइश कोई नहीं छोड़ना चाहते। जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं है और इसीलिए तुरुप के इस्तेमाल करने के लिए और बड़े बड़े चेहरों को मैदान में उतारने के लिए यहां तैयारी बीजेपी की है। चौथी जो बड़ी खबर है वो एशिया कप की ट्रॉफी से जुड़ी हुई है। इसमें मोहसिन नकवी ने सॉरी बोला है, यानी कि पीसीबी चीफ की तरफ से सॉरी सामने आया है। एशिया कप के 17वें सीजन का समापन तो हो चुका है, लेकिन ट्रॉफी को लेकर विवाद अभी भी जारी है। फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त देने के बाद टीम इंडिया को दुबई के मैदान पर ट्रॉफी नहीं सौंपी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाद गहराने के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ मोहसिन नकवी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से अब माफी मांग ली और कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव आए और ट्रॉफी ले जाएं, क्योंकि जब टीम इंडिया ने नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था तो वो ट्रॉफी अपने साथ में हाथ में लेकर होटल चले गए, तो उसको लेके भी बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था। तो ये सभी बड़ी खबरें डिटेल में आगे आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहली जो बड़ी खबर है वो बरेली से है। बरेली जहां पर 2 दंगाइयों को पुलिस ने पकड़ा और इनकाउंटर किया। पुलिस से मुठभेड़ में 2 कुख्यात गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शाहजहांपुर के रहने वाले ये दोनों आरोपी बताए जा रहे हैं। यहाँ पर इनसे एंटी राइट गन जो कि छीन ली गई है, साथ ही साथ अवैध असलहा भी इनके पास से मिला है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 कुख्यात बदमाश पकड़े गए हैं। बरेली में 26 सितंबर को उपद्रव हुआ। पुलिस पर हमले की घटना में शामिल 2 शातिर दंगाइयों को थाना सीबीगंज पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने सरकारी एंटी रॉयड गन छीनी है। 2 तमंचे, जिंदा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल भी इनके पास से बरामद की गई है। एक एक करके पुलिस उन सभी उपद्रवियों को पहचान रही है, साथ ही पकड़ भी रही है जो बरेली में हिंसा वाले दिन शामिल रहे। अब इसका तो अलग अलग राज्यों से कनेक्शन भी सामने आ रहा है। साथ ही सरकारी जो रॉयड गन है वो भी इनके पास से मिली है, तमंचा मिला है, साथ ही साथ जिंदा कारतूस भी मिला है। पुलिस से मुठभेड़ के बाद ये 2 कुख्यात बदमाश जो कि गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। छब्बीस सितंबर को थाना कोतवाली अंतर्गत घटित घटना के संबंध में आज सीबीगंज थाने की टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम है इदरीस पुत्र सद्दीक जो थाना बदनापुर शाहजहांपुर का रहने वाला है और इकबाल पुत्र जफर अली ये भी थाना बदनापुर जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। इनको उपचार के लिए भेजा गया है। गिरफ्तार अभियुक्त
इदरीस पुत्र सद्दीक के ऊपर 20 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें चोरी, डकैती, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट अंतर्गत मुकदमे दर्ज हैं। इसी प्रकार से जो इकबाल अपराधी पकड़ा गया है, इसके विरुद्ध भी चोरी, डकैती और गैंगस्टर के 17 मुकदमे लगभग दर्ज हैं। इन दोनों के पास से एक छीनी हुई सरकारी एंटी राइट गन जो मौके पे मौजूद पुलिस बल था उससे छीनी गई थी, ये बरामद हुई है। 2 तमंचे 315 बोर के अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल पैशन प्लस और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इन दोनों से पूछताछ में प्रकाश में आया है कि ये दोनों उस दिन घटना के दिन शामिल थे और नदीम खान का नाम का व्यक्ति जो जेल जा चुका है इसमें पूर्व में, उसके द्वारा इन दोनों से संपर्क करके इनको यहां मौजूद कराया गया था। ये दोनों आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं और इससे जो आशंका हम लोगों ने पहले भी आयोजकों से जताई थी और हमारे द्वारा विवेचना में भी ये चीज पाई गई कि इसमें बाहरी लोग, बाहरी तत्व भी शामिल हुए थे, आपराधिक तत्व भी शामिल हुए थे, जिनका ये पूरा प्रयास था कि वो जो कार्यक्रम था वहां पे पहुंच के और उसको शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करते। इस बीच बरेली हिंसा का नया वीडियो भी सामने आया है। 26 सितंबर को जो बरेली में हिंसा भड़की थी उसकी नई तस्वीरें सामने आई हैं। आरोपियों में पश्चिम बंगाल और बिहार के भी लोग शामिल बताए जा रहे हैं और ये सब कुछ तब सामने आया जब एक एक करके वो उपद्रवी पकड़े जा रहे हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है बरेली हिंसा में बाहरी राज्यों के लोग भी शामिल थे। बाहरी लोगों की भूमिका की जांच अब पुलिस कर रही है। पहले से हालांकि अंदेशा था कि बाहरी लोग हो सकते हैं, अलग जिलों के हो सकते हैं, अलग राज्यों के हो सकते हैं और अब जो कनेक्शन है वो सीधे बिहार और पश्चिम बंगाल से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने पूछताछ में बताया है कि वो बिहार और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। ऐसे कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये जो सबसे नई तस्वीर है ये देखकर अंदाजा आप लगा लीजिए। लोग अपने घरों से निकलते हुए, गलियों में यहाँ वहां जाते हुए, तेजी से जाते हुए, इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं और अचानक वो पुलिस से देखते ही देखते भिड़ गए। ये देखिए भीड़ कैसे आक्रामक हो गई। लगातार जो भीड़ थी वो बढ़ती हुई चली जा रही थी। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, तब जाकर भीड़ को वहां से खदेड़ा गया और देखते ही देखते मामला बढ़ गया। पुलिस पर पथराव हुआ, बड़ी बड़ी ईंटें फेंकी गई जिसमें कुछ पुलिस वालों को चोट भी आई थी। 26 सितंबर जुमे की नमाज के ठीक बाद की ये तस्वीर है। बरेली में हिंसा क्या सुनियोजित थी, ये सवाल इसलिए अब उठ रहा है क्योंकि पहले सिर्फ अंदेशा था, लेकिन अब जो लोग पकड़े गए हैं वो पश्चिम बंगाल और बिहार से कनेक्टेड बताए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ हिंसा वाले दिन जब मौलाना तौकीर रजा ने लोगों से इकट्ठा होने के लिए कहा था, तब यहाँ बिहार और पश्चिम बंगाल से भी लोग पहुंचे हुए थे। बिहार में किस तरीके से इसकी सुनियोजित तरीके से साजिश रची गई या पश्चिम बंगाल से क्या इसकी प्लानिंग की गई, ये सवाल बना हुआ है। साथ ही किसके कहने पर यह हुआ, क्या मौलाना तौकीर रजा ही या फिर कोई और, ये सब कुछ जांच का विषय है। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर यूपी से है। बड़ी खबर आप जानिए, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से जुड़ी हुई। इमरान मसूद को हाउस अरेस्ट किया गया है। बरेली जा रहे इमरान मसूद को हाउस अरेस्ट किया गया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का दावा है कि बरेली जाने से रोका है। बरेली जहां का अभी ताजा वीडियो आपने देखा, यानी ये जो सबसे नया वीडियो था हिंसा वाले दिन का, जुमे की नमाज के ठीक बाद का, वो आपने देखा। लेकिन ऐसे में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जो कि बरेली जाने की बात कर रहे थे, ऐसा हमने देखा है जहां जहां इस तरह के बवाल या हिंसा या अलग तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो पॉलिटिशियंस वहां जाने की होड़ दिखाते हैं, जबकि हालात सामान्य नहीं होते। और यही वजह है कि यहां इमरान मसूद को उनके ही घर में नजरबंद किया गया है। यूपी से बड़ा अपडेट, इमरान मसूद जो कि बरेली जाने की जिद पर अड़े थे, अभी उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। बरेली में हिंसा भड़की, लोगों को गिरफ्तार किया गया। विपक्षी पार्टियां तब भी ये कह रही थी कि लोगों को बेवजह पीटा गया या फिर वहां जिस तरीके से खदेड़ा गया, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया जैसे वो अपराधी हों। लेकिन अब जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सुनियोजित तरीके से हुआ। पश्चिम बंगाल और बिहार के लोग वहां पर इकट्ठा हुए, उस भीड़ का हिस्सा थे जिस भीड़ ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और अब इमरान मसूद जो कि वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, हाउस अरेस्ट हो गए।
अगली खबर बिहार से है, जहां पर नया प्रयोग करने की तैयारी में बीजेपी है। अमित शाह को इससे जुड़े कई फीडबैक भी मिले हैं, जिसके बाद में यह फैसला लिया गया है। बीजेपी नेतृत्व जल्द ही बड़ा फैसला ले सकता है। केंद्रीय मंत्रियों, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाने पर विचार किया जा रहा है। इसमें नित्यानंद राय को राघोपुर से उतार सकती है बीजेपी, गिरिराज सिंह को बेगूसराय से उम्मीदवार बना सकती है, राजीव प्रताप रूडी को छपरा से टिकट मिल सकता है। इसके अलावा रामकृपाल यादव को दानापुर से उतारने की तैयारी है। अश्विनी चौबे को बक्सर से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। सतीश चंद्र दुबे को नरकटियागंज से चुनाव लड़वाया जा सकता है। बीजेपी ऐसा इसलिए कर रही है ताकि किसी भी तरीके से हार की किसी भी तरीके से कोई गुंजाइश ना बचे, और साथ ही साथ कहा यह जा रहा है कि बड़े चेहरों को उतारकर अब बीजेपी अपने रिस्क को खत्म करना चाहती है, कम करना चाहती है। बीजेपी बड़े चेहरों को उतार रही है ताकि लोगों का भरोसा कायम रहे, बना रहे, और जिस तरीके से बड़े चेहरों को उतारने की बात है, ऐसा लग रहा है कि तैयारी पक्की है। बिहार चुनाव के लिए वोटर लिस्ट भी जारी की गई है, और ऐसे में वोटर लिस्ट को लेकर कांग्रेस का हमला सामने आ रहा है। न्यूज इंडिया पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कि खुलकर बात कर रहे हुए नजर आए हैं, उन्होंने कहा ये बिहार की जनता के लिए फाइनल वोटर लिस्ट नहीं है। हम लोगों ने इसे लेकर शिकायत दर्ज की है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सीट शेयरिंग का ऐलान भी होगा। चुनाव की तारीखें पहले सामने आ जाएं, फिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी सामने आ जाएगा। वोटर लिस्ट को लेकर यहां कांग्रेस फिर से सवाल उठाती हुई नजर आई है, और वोटर लिस्ट ऐसा मसला है जिस पर विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह इस वक्त हैं हमारे साथ। सर, बिहार को लेकर एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज एसआईआर की प्रक्रिया पे कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन ने सवाल भी खड़े किए थे। आप चुनाव आयोग की ओर से एक आखिरी डाटा जो है लिस्ट का, वो जारी कर दिया गया है। नहीं, चुनाव आयोग का आखिरी डाटा वोटर लिस्ट का आ गया, लेकिन ये बिहार के मतदाताओं का आखिरी डाटा नहीं है, आखिरी डेटा नहीं है। प्लस सुप्रीम कोर्ट के लिए ये आखिरी डेटा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होना है 5 तारीख को, और जो डिस्क्रिपेंसीज रह गई होंगी उस पर जो डायरेक्शन आएगा वो असली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप पूरा वोटर लिस्ट जारी कर दीजिए, उसके बावजूद हम देखेंगे कि जो अगर गड़बड़ी होगी तो उसको आपको सुधार करना पड़ेगा। सर, मेरा एक और सवाल है, क्योंकि इससे पहले जो वोटर लिस्ट एसआईआर के बाद जारी हुई थी उसमें 65 लाख वोटर्स के नाम डिलीट किए गए थे, डिडक्ट किए गए थे। उसको लेकर अभी तक जो है इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम भी कहा था चुनाव आयोग को कि जो 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं उनकी जानकारी आपको सार्वजनिक करनी होगी कि आखिरकार क्यों नाम काटे गए। उसको लेकर भी आप लोगों ने सवाल खड़े किए थे। क्या एक बार फिर आप वही सवाल चुनाव आयोग से करेंगे कि जो 65 लाख वोटर्स डिडक्ट किए गए हैं आखिरकार उनका क्या मापदंड है? देखिए, आपने जो बातें कही उसका मैं उत्तर दे चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट इस केस को देख रहा है, और पहले से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप आखिरी मतदाता लिस्ट भी जारी करेंगे, फिर भी मैं देखूंगा कि उसमें जो गड़बड़ियां हैं वो उसको ठीक कराएंगे, उसके लिए डायरेक्शन दिया जाएगा। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखते हैं। अगर कुछ गड़बड़ियाँ ऐसे, इसका निश्चित उत्तर देने की स्थिति में अभी कोई नहीं होगा, क्योंकि कल लिस्ट जारी हुआ है। हम लोगों के भी वर्कर हैं, हम लोगों के भी नेता हैं जो डिफरेंट 243 कंस्टिट्यूंसीज में काम करते हैं। उनसे लेंगे फीडबैक कि क्या है, कहाँ गड़बड़ी हुई है, क्या गड़बड़ी हुई है। वो जानकारी प्राप्त करके इसका निश्चित उत्तर दिया जा सकेगा। तब तक सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग है 5 तारीख को, 4 दिन बाद 4 दिन वेट करना चाहिए। एक और सवाल है, अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि जो वोटर लिस्ट आई है उसको लेकर कि डिलीटेशन और ऑब्जेक्शंस कांग्रेस पार्टी ने रेज नहीं किया। हालांकि मुझे याद है कि आप लोगों ने ऑब्जेक्शंस उसको रेज किया, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि आप लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। दूसरा, राहुल गांधी ने जो वोटर अधिकार यात्रा की थी उसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है कि वो डेमोक्रेसी को बचाने की नहीं बल्कि घुसपैठी बचाने की यात्रा थी। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बीजेपी के लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बताया था कि कांग्रेस पार्टी ने 89 लाख कंप्लेंट्स दिए हैं भिन्न भिन्न जिलों में, और उस पूरा ये पब्लिक स्टेटमेंट है, हम लोगों ने जारी किया था सदाकत आश्रम में। तो ये कौन अमित मालवीय है मैं नहीं जानता हूँ। कुछ भी बिना जानकारी के बोलते हैं तो वो अपना बीजेपी जाने।
सर एक और सवाल है, क्योंकि अब चुनावी तारीखों का ऐलान होने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने अभी तक सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं किया है। दूसरा ये सवाल ये भी है कि आप लोग कब तक सीट शेयरिंग का ऐलान जो है सार्वजनिक तौर पे करेंगे, और कांग्रेस पार्टी इस बार चुनावी मैदान में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? ये क्यों मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगी। पहला सवाल आपका रिलेवेंट है कि महागठबंधन कब करेगा सीटों का फैसला। तो अभी तो एनडीए का भी सीटों का फैसला नहीं हुआ है। तो आप लोग इंतजार कर रहे हैं एनडीए ऐलान करेगा उसके बाद? नहीं कर रहे, हम लोग इलेक्शन कमीशन का इंतजार कर रहे हैं कि कब तिथियों की घोषणा करें, उसके बाद हम लोग घोषणा कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं कनिका, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर एशिया कप से जुड़ी हुई। एशिया कप खत्म जरूर हो गया है, लेकिन विवाद जो है वो अभी भी चलता हुआ नजर आ रहा है ट्रॉफी को लेकर। इस बीच पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई से माफी मांगी है। एसीसी की बैठक में नकवी ने माफी मांगी और कहा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मोहसिन नकवी सूर्य कुमार से कह रहे हैं कि वो खुद आए और ट्रॉफी लेकर जाएं। मोहसिन नकवी ने माफी मांग ली है क्योंकि ट्रॉफी लेकर होटल चले गए थे। टीम इंडिया ने नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था। ऐसे में पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई से माफी मांगी है। बैठक में नकवी ने माफी मांगी और कहा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। विवाद हालांकि बरकरार अभी दिख रहा है। इस पर अब बीसीसीआई आगे फैसला करेगा कि ट्रॉफी लेनी है नहीं लेनी, क्या करना है, क्या अगला स्टेप होगा। लेकिन अभी जिस तरीके से क्रिटिसिज्म झेल रहे थे मोहसिन नकवी, उसको लेकर अब एसीसी की बैठक में माफी मांगी और कहा है अफसोस जाहिर करते हुए कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सूर्य कुमार यादव आए और ट्रॉफी ले जाए। अपने ही देश में घिरे पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी, पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने उसको लेकर सवाल भी उठाए। इनफैक्ट अपने ही देश में अलग अलग तरीके से क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था मोहसिन नकवी को। ऐसे में अफरीदी ने नकवी से एक पद छोड़ने की अपील की है। जिस तरीके से पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने माफी मांगी, ऐसा लग रहा है कि माफी मांगना ही काफी नहीं होगा। अब चारों तरफ से घिरे हुए हैं, अपने ही देश में भी घिरे हुए हैं। कह रहे हैं जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सूर्य कुमार यादव आए और अपनी ट्रॉफी लेकर जाएं। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को न सिर्फ धूल चटाई बल्कि एशिया कप ट्रॉफी पर अपना कब्जा किया था। लेकिन वो ट्रॉफी जब मोहसिन नकवी के हाथ से मिलनी थी तो टीम इंडिया के जो प्लेयर्स थे वो ट्रॉफी लेने मंच पर पहुंचे ही नहीं। वो मैदान में लेटे हुए, बात करते हुए, मोबाइल चलाते हुए नजर आए थे और सीधा कह दिया था कि हम नकवी के हाथ से, यानी अपनी बॉडी लैंग्वेज से बता दिया था कि नकवी के हाथ से उन्हें ट्रॉफी नहीं लेनी है। उसके बाद तो सूर्य कुमार यादव ने एआई जनरेटेड ट्रॉफी के साथ में फोटोज भी अपलोड किए थे और कहा था कि ये मेरी असली ट्रॉफी है। अब ऐसे में बीसीसीआई को फैसला करना होगा कि आगे ट्रॉफी को लेकर क्या किया जाए, क्योंकि मोहसिन नकवी कह रहे हैं गलती मानता हूं, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अब सूर्य कुमार यादव आए, खुद आए और ट्रॉफी ले जाएं। एक तरफ तो एशिया कप फाइनल में भारत ने जीत का परचम लहराया, ट्रॉफी अपने नाम की, और दूसरी तरफ ये जो पूरा माहौल बना हुआ है ट्रॉफी को लेकर, उसको लेकर मोहसिन नकवी भी ये जान गए कि न सिर्फ भारत में बल्कि खुद के उनके अपने देश में भी जो विरोध हो रहा है उसके आगे माफी मांगनी पड़ी है। अपने ही देश में पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी घिरे हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने नकवी पर सवाल उठाए हैं। अफरीदी ने नकवी से एक पद छोड़ने की अपील की है। पीसीबी और गृह मंत्रालय एक साथ नहीं चल सकते, ये अफरीदी ने कहा कि एक पद तो आप छोड़ दीजिए, इस तरीके से नहीं हो सकता कि पीसीबी चीफ भी आप हैं और गृह मंत्रालय भी आप संभालें। दो जिम्मेदारी की वजह से संस्थानों को नुकसान हो रहा है। और ये तब कहा गया है जब एशिया कप फाइनल के बाद मोहसिन नकवी का नाम बार बार सामने आया, और वो भी इस बात को लेकर कि एक तो ट्रॉफी साथ में लेके चले गए और उसके बाद में अब माफी तक मांगनी पड़ी है बीसीसीआई से। तो अब शाहिद अफरीदी ने सवाल उठाया और कहा कि एक पद छोड़ दीजिए, दोनों पद एक साथ चलाएंगे तो नुकसान होगा, संस्थानों को ये नुकसान पहुंच रहा है। यानी अपने ही देश में गिर गए मोहसिन नकवी।
अगली खबर दिल्ली से है। चैतन्य नंद मामले में दिल्ली पुलिस की जांच हो गई है तेज। चैतन्य नंद की राजदार को भी लाया गया साथ में पूछताछ के लिए। साथ ही साथ जो टॉर्चर रूम था वहां भी चैतन्य नंद को ले जाया गया था। चैतन्य नंद के साथ में इंस्टीट्यूट पहुंची है पुलिस। साथ ही साथ जो सहयोगी हैं उनसे भी लगातार सख्ती से पूछताछ पुलिस कर रही है। चैतन्य नंद की अश्लील चैट्स भी सामने आ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने जांच तेज कर दी है। जो चैट सामने आई हैं वो वाकई आंखें खोल देने वाली है। चैतन्य नंद की जो राजदार है उसे भी साथ में लाया गया टॉर्चर रूम, जहां पर छात्राओं को आधी रात को चैतन्य नंद बुलाता था, उनसे अश्लील हरकतें करता था, अनचाहे तरीके से छूता था और जिस तरीके के टॉर्चर की बात छात्राओं ने कही है उन सब बातों को लेकर अब जांच जारी है। दिल्ली पुलिस सवाल जवाब भी कर रही है और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट में उस कमरे तक भी लेकर पहुंची है जहां चैतन्य नंद ये सब कुछ कर रहा था, जो गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि चैतन्य नंद के वकील का कहना है साजिश है, फंसाने की कोशिश है। चैतन्य नंद के साथ साथ चैतन्य नंद की राजदार को भी लेकर पुलिस पहुंची। जिस वक्त पहुंची उसी दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चैतन्य नंद मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच कर दी है तेज, क्योंकि जल्द ही पूरा सच सामने लाना दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी भी है। कैसे 17 छात्राओं ने छेड़खानी का आरोप लगाते हुए ये पूरा केस करवाया, फिर 32 और छात्राएं सामने आई जिन्होंने कहा हिम्मत हम नहीं कर पाए थे। 2016 की एफआईआर भी सामने आ गई जिसमें छात्रा बता रही है मेरी जिंदगी का सबसे खराब वो समय था जब 8 महीने में यहाँ रही थी और जिस तरह की उसने टॉर्चर झेला, उन सभी बातों का जिक्र किया गया था। और अब चैतन्य नंद के साथ में इंस्टीट्यूट पुलिस पहुंची है। राजदार भी चैतन्य नंद की जो है उसे साथ लेकर गई। चैतन्य नंद के साथ में इंस्टीट्यूट पुलिस पहुंची, राजदार को भी साथ लेकर गई और जो अश्लील चैट्स हैं अब वो सामने आ गए हैं और पुलिस उन चैट्स की भी जांच कर रही है। चैतन्य नंद की अश्लील चैट आई है सामने। महिलाओं से व्हाट्सएप पर अश्लील चैट किया करता था, यानी जो छात्राएं यहाँ पर थी उनसे अश्लील बातें कर रहा था। पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है चैतन्य नंद पर। 17 छात्राओं से यौन शोषण का चैतन्य नंद पर आरोप है। पुलिस रिमांड पर फिलहाल चैतन्य नंद सरस्वती है। वो चैट्स आप भी देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, जिसमें बेबी, स्वीटी, बीलवेड बेबी, इस तरह की बातें वो कर रहा है। शेख के लिए लड़कियां जुटाने की भी उसमें बात है, साथ में रात बिताने की भी बात है। ऐसी कई अभद्र बातें हैं जो चैतन्य नंद ने इन चैट्स में लिखी हैं। साथ ही साथ ये अश्लील चैट्स अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई है। पुलिस इनकी भी जांच कर रही है। अलग अलग छात्राओं से ये बात हो रही है, अलग अलग युवतियों से ये बात हो रही है और चैतन्य नंद जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, कोई सभ्य इंसान इस तरह की भाषा या शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। आप देखिए कैसे बेबी, स्वीट डॉल या फिर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना और साथ ही साथ बाहरी देशों में जाने की भी इसमें बात है, प्रलोभन की भी बात है, शेख के लिए सेक्स पार्टनर ढूंढने की भी बात है। और वो कहता है देखो तुम्हारे जानने में तुम्हारी कोई दोस्त है क्या, तुम्हारी कोई जूनियर है क्या। साथ ही जब वो कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ तो यहाँ चैतन्य नंद पूछता है कि मेरे साथ नहीं सोओगी क्या। अगली खबर मध्य प्रदेश से है। ग्वालियर में बारिश देखने को मिल रही है और बारिश से भारी नुकसान भी है। भारी बारिश की वजह से मकान पूरा का पूरा ढह गया। हादसे में एक शख्स के जख्मी होने की भी खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश जहां अभी जब पूरा सितंबर खत्म हो चुका है, अक्टूबर की शुरुआत हो गई है, तो भारी बारिश अभी भी लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। पूरा का पूरा मकान कैसे टूट कर गिर गया, यानी ढह गया। ये तस्वीरें आप देखिए, घर का सामान भी बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। इस तस्वीर में मध्य प्रदेश के ग्वालियर से तस्वीर सामने आई है और एक शख्स के जख्मी होने की भी खबर है, जो कि इस मलबे में आ गया, मलबे की चपेट में आ गया और जख्मी हो गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो फिर देखने गए अंदर तो सामने से एक दीवार गिरी छोटी वाली अंदर की, जो कमरा बना था। फिर उस पीछे से पूरी दीवार आई हमारे ऊपर। फिर हम भागते भागते जहाँ तक आए, इधर से निकल के फिर जहाँ से निकल के आए थे पूरे उधर से पूरा गिर गया था पीछे से। फिर हमने लड़के को निकाला, इसको, फिर इनके पापा को निकाला था, दोनों खंडे गिर गई थी इनके ऊपर।
तो वो चोट लग गई है इनके सिर में बहुत। कैसे रह रहे हैं आप लोग? अब कुछ भी नहीं है सर, हम तो ऐसे ही बैठे हैं, कुछ भी नहीं है व्यवस्था, ना रहने की, ना खाने की, ना पीने की, कुछ भी नहीं है सर। रात भर से ऐसे ही बैठे हैं, पूरी रात हो गई सर, कुछ भी व्यवस्था नहीं। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।